हम लोग बात करने वाले थे आपका अनुच्छेद 15 पे, लेकिन अनुच्छेद 14 में थोड़ा सा पार्ट रह गया, उस पर भी बात कर ही लेते। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें राज्य से ये अपेक्षा की गई है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इसके मुताबिक देश का शासन ये चलाए, चाहे विधायिका हो और चाहे कार्यपालिका हो, दोनों को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को अपने ध्यान में रखना होगा। इवन न्यायपालिका भी इसके लिए अपेक्षित है कि वो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को पर्याप्त महत्व दे। ये सही है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ तब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को वो महत्व नहीं मिला और चंपाकम बनाम दोरईराजन जैसे मामले डिसाइड हुए। लेकिन जब हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पर पहुंचेंगे तब देखेंगे कि चंपाकम बनाम दोरईराजन की बात बहुत पुरानी हो गई। अब कहीं चंपाकम बनाम दोरईराजन में जो बात कही गई वो बड़ी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, लेकिन आप अभी भी चंपाकम बनाम दोरईराजन को ही पकड़े बैठे हैं, क्योंकि हमने लॉ कॉलेजेस को देखा है, इससे हमें मालूम है अभी भी आपको एलएलबी में यही सिखाया जाता है कि सब फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में फंडामेंटल राइट ज्यादा महत्व के हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जब आप एलएलबी फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपके मुताबिक उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे अगर आपको सौभाग्य मिलता है और आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के महत्व को जान पाते हैं, जो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जे की तैयारी करते हैं तो वो भी केवल प्री की तैयारी करते हैं। मजेदार है कि आप तैयारी किसकी करते हैं? प्री की। और जबकि प्री और मेंस के बीच जो अंतर होगा वो कितने दिन का होगा? मैक्सिमम 60 दिन का। जो जब हमने 12 मेंस हमने दिए हैं तो हमें मालूम है कि 40 से 50 दिन का, इससे ज्यादा देते ही नहीं, और 21 एक्ट होते हैं उसमें। यानी अगर 2 दिन भी आप पूरे एक एक्ट को देना चाहेंगे तो वो नहीं हो ही नहीं सकते। और मेंस में जो फ्रेमिंग का ढंग होता है उनका, वो ऐसा होता है कि जब तक पूरा एक्ट आपने पढ़ा हुआ या आपकी नजर से नहीं निकला है तो आप उस सवाल को कर ही नहीं सकते। जिससे वो ये पूछ देंगे कि नया रेंट एंड कंट्रोल एक्ट और पुराना रेंट एंड कंट्रोल एक्ट, इसके बीच अंतर क्या है? अब कर लीजिए अंतर। यदि अंतर आपको याद है तो 100% आप भूल जाएंगे, क्योंकि उन परिस्थितियों की कल्पना करनी चाहिए जो मेंस की होती हैं। पहले दिन एक एग्जाम, दूसरे दिन सुबह ला का फर्स्ट पेपर, ठीक है, और शाम में ला का सेकंड पेपर, और तीसरे दिन सुबह ला का थर्ड पेपर, और शाम में अंग्रेजी का पेपर। तो इतना हेक्टिक होता है कि दिमाग लोड लेना बंद कर देता है और आपको कुछ याद नहीं आता, क्योंकि अगर नींद नहीं पूरी है तो दिमाग लोड ले नहीं सकता। तो उसके लिए जरूरी यह होता है कि पहले जब शांति काल है तब दोनों एक्ट ठीक से पढ़े जाएं तो वो दिमाग में एकदम क्लियर होते हैं कि वहां किराएदारी का निर्माण ये कैसे होता है, यहां किराएदारी का निर्माण ये कैसे होता है, अगर किराए पर विवाद हो गया तो वहां निर्धारण कैसे होगा, यहां निर्धारण कैसे होगा, बेदखली वहां कैसे होगी, यहां कैसे होगी। तो सारी चीजें आपके दिमाग में हेडिंग वाइज का मतलब ये नहीं कि यहां हेडिंग डालो, एक
आइडिया पूरा दिमाग में होता है और वही काम आता है, लेकिन आपकी तैयारी ही प्री की होती है। हम तो आपके स्टडी मटेरियल्स देखा करते हैं, तो उन स्टडी मटेरियल में 2 पन्ने में तो सारी बात खत्म हो गई। अब 2 पन्ने में सारी बात खत्म हो गई तो मेंस में आप क्या ही करेंगे? तो आपकी तो तैयारी ही प्री की है, आपने तो फाइनल सिलेक्शन के बारे में सोचा ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है। लेकिन अगर फाइनल सिलेक्शन आप सोचेंगे तो फिर ब्रॉड चाहिए, ब्रॉड, क्योंकि प्री से नहीं निकलेगा। आपको कहां तक जाना है? इंटरव्यू तक, ठीक है, और उसे भी क्रैक करना है, तब सिलेक्शन के बारे में सोचिए। और उसके लिए सम्यक तैयारी है, यही सिद्धांत है। क्योंकि 2 बातें हैं, जल्दी का काम शैतान का काम है, ये भी है, ठीक है, जल्दी नहीं करनी चाहिए। और इस बात को, ठीक है, ऐसे भी कहा गया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, सब कुछ धीमे धीमे होता है। कोई परिवर्तन चाहे प्रकृति में हो और चाहे आप में हो, तुरंत नहीं आता कि इधर आपने बीज डाले और इधर फसल तैयार हो जाए, नो। और अगर ऐसा कभी होगा, यानी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया जाएगा, तो उसका परिणाम, ठीक है, आप देखेंगे। और इसका सर्वसुलभ उदाहरण यह है कि आज आप कोई सब्जी खा लो, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। कुछ फल हमें इतने अच्छे लगते थे कि हम खाते जरूर थे, लेकिन मेरे बचपन में जो तरबूज आता था वो तो अब हमने देखा ही नहीं, वो आना ही बंद हो गया। हम ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कह रहे हैं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आना ही बंद हो गया। और अब जो तरबूज बाजार में बिक रहा है उसका कोई 2 कौड़ी भर भी मूल्य नहीं, वो टेस्टी नहीं है, हमने खाना ही छोड़ दिया। क्यों? आपने हाइब्रिड बीज से उसको ज्यादा और जल्दी उगाया, तो इसलिए वो उतनी परिपक्वता को कभी प्राप्त ही नहीं किया। जो बायोलॉजिस्ट, उन्होंने इस बात पर अध्ययन किया कि आखिर क्या कारण है कि जानवर का बच्चा पैदा होता है और खड़ा हो जाता है, घंटा 2 घंटा उसे लगता है और खड़ा हो जाता है, और खड़ा ही नहीं होता, उसके जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उन सबको वो अपने क्षमता और पुरुषार्थ पर पूरा करना शुरू कर देता है, चाहे खाने की खोज हो और चाहे कोई चीज हो। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि किसी भी जानवर का जो गर्भकाल है वो मनुष्यों से अधिक, ठीक है, इसलिए संपूर्ण विकास उसका हो पाता है। मनुष्यों में यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, इसलिए मनुष्य उतना सक्षम और समर्थ पैदा नहीं होता जितना सक्षम और समर्थ जानवर पैदा होता है। हालांकि ये कोई बहुत खराब बात भी नहीं, इसी कारण से मनुष्य सीखने की वृत्ति लेकर पैदा होता है, उसे वो चाहते नहीं होता, तो सब कुछ अच्छा या बुरा यही सीखता है, और अच्छे या बुरे सीखने की जो उसकी चॉइस है वो उसके अपने पास है, तो ये उसका सौभाग्य भी है, लेकिन ये उसका दुर्भाग्य भी है, दोनों बातें हैं। तो सवाल ये है कि सब कुछ धीमे होगा, और अगर आपने कुछ भी तेज करने की कोशिश की तो आप सदा और सर्वदा नुकसान में होंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तेजी से कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि नियम ही यह है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, ठीक है। नदियां सींचे खेत को और ऋतु आए फल होए, जब ऋतु आएगी तभी फल होगा, ये नहीं हो सकता। तो आप ला कॉलेजेस जब जाते हैं तो आप चंपाकम बनाम दुरई राजन से आगे ही नहीं बढ़े,
वहीं रुके हुए हैं, जबकि उसके बाद केशवानंद भारती डिसाइड हो चुका और केशवानंद भारती में उन्होंने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट इसके बीच संतुलन है और इस संतुलन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट ये महत्वपूर्ण है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी महत्वहीन है। और आपका केशवानंद भारती 73, 74, 75 में डिसाइड हुआ, ठीक है, शायद 75 है, ठीक है, और 72 में मेरा जन्म है, तो उसे डिसाइड हुए आज लगभग 50 बरस हो गए, ठीक है। तो 50 बरस पहले जो डिसाइड हो चुका वो आपके ध्यान में आज तक है ही नहीं। आप अभी चंपाकम बनाम दोरईराजन पर अटके। खैर, आप कहीं भी अटके रहो, आपकी मर्जी। आपके अटकने से दुनिया तो नहीं बदलती है। तो आप कहीं भी अटके हैं, लेकिन स्थिति कहां आ गई है कि देयर इज अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड इट इज द, ठीक है, पायस ड्यूटी ऑफ द स्टेट दैट ही मस्ट इन्फोर्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आल्सो। उसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को स्थान देना ही होगा अपनी नीतियों में। और जो हम लोग राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे, इस पर चर्चा होगी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व ना हो तो आपके फंडामेंटल राइट निरर्थक हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं बचेगा, वो बेकार की चीज साबित होंगे। वे सार्थक नहीं इसलिए क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। अगर वो ना हो तो फिर कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 21 भी अगर अधिनियमित है तो नकारात्मक शब्दों में वो कहता है किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब प्राण की स्वतंत्रता भी तुम्हें स्वयं हासिल करनी है और दैहिक स्वतंत्रता भी तुम्हें स्वयं हासिल करनी है। ना हम प्राण की स्वतंत्रता हासिल करने में आपका कोई सहयोग करेंगे और ना ही दैहिक स्वतंत्रता उसे हासिल करने में हम आपका कोई सहयोग करेंगे। प्राण की स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी हो, दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी हो, आप कम या ज्यादा जो चाहे सो अर्थ लगा दीजिए, लेकिन उसमें हम कोई सहयोग नहीं करने वाले। लेकिन जब इसी को हम आर्टिकल 39 या 38 के साथ पढ़ लेंगे तब राज्य का दायित्व बन जाएगा कि वो ऐसा वातावरण तैयार करे जिसमें प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता ये सबको प्राप्त हो, और प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का वो अर्थ जो समझा गया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की सहायता के बिना समझा ही नहीं जा सकता। ये तब स्पष्ट होगी बात जब हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पर मोटे में आप यहां इतना समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं जिन्होंने राज्य पर यह दायित्व रखा है। कहा? अनुच्छेद 38 में, क्योंकि हम विशेष संदर्भ ले रहे हैं 14 का, इसलिए हम 38 का जिक्र कर रहे हैं। अदरवाइज हम अन्य आर्टिकल्स का भी जिक्र करते हैं, लेकिन मुख्यतः हम 14 का संदर्भ ले रहे हैं, इसलिए हम 38 पर बात कर रहे हैं। 38 कहता है कि राज्य का दायित्व होगा कि वो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, राष्ट्र जीवन के जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं
सब में अनुप्राणित हो, यानी सकारात्मक काम करने का दायित्व यह राज्य पर रख दिया गया कि राज्य को सुनिश्चित करना है ऐसी व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी तीन ही प्रकार के न्याय होते हैं, वो सारे के सारे राष्ट्र जीवन के समस्त क्षेत्रों को अनुप्राणित करें और साथ ही साथ उसे आय की असमानता आदि भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के मैंडेट के मुताबिक दूर करनी है। समान कार्य के लिए समान वेतन देना है, अनुच्छेद 39 ऐसी व्यवस्था निर्मित करनी है जिसमें वृद्धजन, बच्चे, स्त्रियां, उनकी कोमल अवस्था का दुरुपयोग न हो सके, नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न लगना पड़े जो उनकी आयु के और जो उनकी अवस्था के अनुकूल न हो। ये सारी ड्यूटीज राज्य की है और कहां है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जब दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट, तब फंडामेंटल राइट सार्थक बनता है। अन्यथा तो अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समता होगी। हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी विधि के समक्ष समता रहेगी ही। ये वैसी बात है जैसे बताया जाता है कि साहब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने देश का विकास किया, वो कुछ भी ना करते और नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया तो भी उतना विकास अपने आप होगा जितना हुआ, उसे रोका ही नहीं जा सकता। कुछ भी मत करिए, आप कुछ मत करो, घर पे सो जाओ तो भी विधि के समक्ष समता रहेगी। सब एक दूसरे को मारेंगे, समता है विधि के समक्ष। हम किसी को मारने से नहीं रोकेंगे, समता है विधि के समक्ष। ये नकारात्मक समता अपने आप पैदा होती है, लेकिन समता हो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा और वो करने का दायित्व कहां रखा गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग you cannot read the fundamental right in isolation, and if you will do that then the futile result will arise। ठीक है, निरर्थक नतीजे आएंगे। तो जब आपसे यह अपेक्षा की गई कि आप कुछ करें तो आप का शरीर, आप तो कुछ करते ही नहीं, आपसे अपेक्षा की गई है तो आपको तो देखा ही नहीं गया यार आज तक। किसने देखा आपको? किसी ने नहीं देखा। ठीक है, जो कुछ देखा जा रहा है वो आपका शरीर है। तो जब आपसे अपेक्षा की गई तो आपका शरीर ही कृत्य को संपादित करेगा और शरीर कृत्य को संपादित कर सके इसके लिए शरीर को ताकत भी देनी पड़ेगी और शरीर के जो अंग, हाथ है, वो कृत्य को संपादित करेंगे। तो राज्य के संदर्भ में यह बात सही है। आपका भोजन अलग ढंग का है जो शरीर को ताकत देता है और आपके हाथ अलग ढंग के। राज्य का भोजन भी अलग ढंग का है और राज्य का हाथ भी अलग ढंग का है। राज्य का हाथ है कार्यपालिका और राज्य का भोजन अर्थात राज्य के हाथों को शक्ति देना ये विधायिका का काम है। विधायन के माध्यम से वो शक्ति देते हैं और कार्यपालिका को उस विधायन के मुताबिक कार्यों को संपादित करना है। तो विधायिका जब विधायन करेगी कार्यपालिका को शक्ति देने के लिए तो वो विधायन में ही इस प्रकार की कमियां छोड़ सकती है जिससे मनमानापन यह उत्पन्न हो। स्वयं विधि में ऐसी दिशा हो सकती है कि उसमें मनमानेपन की गुंजाइश हो। विधायिका ने एक संपूर्ण विधायन किया ही नहीं, ठीक है,
ऐसी कमियां उसमें छोड़ दी जिसकी वजह से क्या हो सकता था, कार्यपालिका काम करते समय विधि के उपबंधों का पालन करने का दिखावा करके किसी के पक्ष में राग तो किसी के पक्ष में द्वेष रखते हुए काम को संपादित कर सकती थी, अर्थात पक्षपात की संभावना थी। और जहां भी पक्षपात की संभावना है वहां मनमानापन है, और जहां भी मनमानापन है, क्योंकि मनमानापन और पक्षपात ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। पक्षपात हमने किया इसका मतलब ये है कि जो विरोधी है वो भी इक्वल फुटिंग पर है, और अकारण हमने उसकी उपेक्षा की है और आपको महत्व दिया है। उसका मतलब ही ये होता है पक्षपात का, और बिना मनमानेपन के ये हो ही नहीं सकता। और यदि ऐसा हुआ है तो विधि के समक्ष समता है, ये तो माना ही नहीं जा सकता। इसीलिए ईपीरोएप्पा में कहा कि अनुच्छेद 14 मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण देता है, और अनुच्छेद 14 युक्ति का शासन यह भी सुनिश्चित करता है। और युक्ति यानी रीजन ये विधि का आवश्यक अंग है। विधि युक्ति संगत न हो तो विधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो नेचुरल लॉ फिलोसफर्स हैं उन्होंने क्या कहा कि लॉ इज अ डिक्टेट ऑफ रीजन। विधि विवेक का आदेश है, ठीक है। जो अंतर विवेक किसी परिस्थिति में करने का आदेश आपको दे, बस वही कानून है। उसे राज्य अपनी शक्ति से अधिनियमित कर दे तो ठीक, और न करे तो ठीक। ये कभी ठीक बात नहीं हो सकती कि कोई किसी का कत्ल कर दे, भले ही राज्य इसके लिए किसी को अधिकृत भी कर दे, तो भी राज्य द्वारा इस प्रकार अधिकृत किया जाना ये विधि की सूरत ग्रहण नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अनरीजनेबल। ये अंतर विवेक का आदेश हो ही नहीं सकता, ये डिक्टेट ऑफ रीजन नहीं हो सकता। इसलिए विधि आवश्यक रूप से युक्ति संगत होती है, और चूंकि विधि शासन यह अनुच्छेद 14 सुनिश्चित करता है, इसलिए यह भी कहा जाता है कि अनुच्छेद 14 युक्ति के शासन को सुनिश्चित करता है। और यह भी कहा जाता है कि भारत में विधि शासन का अर्थ युक्ति का शासन है, ठीक है। आपका रूल अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं, ठीक है, रूल बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं, क्योंकि लॉ तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। सारे हिटलर भी अकॉर्डिंग टू लॉ शासन चला रहा था, लेकिन वो बाय लॉ शासन नहीं चला रहा था। तो कानून एकदम अलग चीज है। इसलिए कहा जाता है अनुच्छेद 14 सुनिश्चित करता है विधि शासन को। तो सवाल यह है कि जो लेजिस्लेचर है ये अपने में एकदम ठीक विधि का निर्माण कर रहे हैं, यह स्थिति हो सकती है, और कार्यपालिका उस विधि के अंतर्गत जो काम कर रही है वो काम गलत कर रही है, यह भी स्थिति हो सकती है। विधि ठीक है अपने में, और यह भी स्थिति हो सकती है कि विधि ही गलत है, उसमें ही ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से कार्यपालिका के लिए विधि का दुरुपयोग करना यह आसान हो रहा है, यह भी हो सकता है। और तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि काम करते समय चेक ही नहीं हो पाया और कार्यपालिका ने गलत कर कर रख दिया, तो फिर हमें यह कहना पड़ेगा कि यह गलत हुआ, और जो कुछ हुआ गलत उसे गलत घोषित करके उसके परिणामों को उत्पन्न होने से रोकना पड़ेगा। ये तीनों काम हो सकते हैं। जब
राज्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को लागू करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, क्योंकि राज्य फालतू में थोड़ा ही बन गया। ठीक है, जैसे अब वो इतनी कठोर बातें बोलते अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन बातों के आधार पर आलोचना शुरू हो जाती है, लोग गालियां बकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपको समझना ही होगा कठोर बातों को। अरे भाई, युद्ध होगा तो सैनिक ही जाएगा सीमा पर, उसे ट्रेंड किया गया है उन स्थितियों के लिए। और युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी के जीवन की कोई गारंटी नहीं, ये है। और सेना 26 जनवरी को परेड कराने के लिए नहीं होती। ठीक है, सेना लड़ाई के लिए है, सेना देश की रक्षा के लिए, इसीलिए हम उन पर बहुत खर्च करते हैं। ठीक है, आप सोचो, मिलिट्री कैंटीन में जो चीज 10 रुपए की है, मार्केट में वो 100 रुपए की है। हम 90 रुपए कम पर आपको दे रहे हैं चीज, और ताज जिंदगी दे रहे हैं। वो 90 रुपए कौन दे रहा है? हम ही तो दे रहे हैं। तो फिर सवाल ये है, जब लड़ाई होगी तो कैजुअलिटी नो डाउट हम कुछ भी दे दें, जीवन से उसकी तुलना नहीं हो सकती, ये सही है, क्योंकि जीवन सबसे बड़ी चीज है। लेकिन फिर भी हमें ये स्वीकार करना ही होगा, युद्ध होंगे भी, कैजुअलिटीज भी होंगी, और उनमें सेना ही या सैनिक ही जाएंगे, बताइए। ठीक है, और हमें ये कहना ही होगा कि उन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध किया, कहना ही होगा। अर्थात उन्होंने फ्रंट पर क्या किया हमें नहीं मालूम है। ठीक है, जो किया होगा उनका मन जानता होगा, लेकिन हमें यह कहना पड़ेगा, और हम कहते हैं, कहना चाहिए भी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसे जब आप लागू करना चाहते हैं तो सीधी बात है, कार्यपालिका को ताकत देनी ही पड़ेगी। कार्यपालिका ही ऐसी व्यवस्था निर्मित करेगी, और कोई कर ही नहीं सकता। अब जब कार्यपालिका काम करेगी तो कार्यपालिका जिस विधि से ताकत प्राप्त करेगी, वो विधि अगर स्वयं में मनमानेपन की छूट देती है, यानी उसमें संभावना है कि मनमानापन हो सकता है, तो प्राइमरी स्टेज पर ही चीजों को रोका जाना ज्यादा ठीक होगा। हम इंतजार करें कि जब कार्यपालिका मनमानापन उस विधि के अधीन कर देगी तब हम रोकेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। और विधियों को हम अनुच्छेद 14 के आधार पर असंवैधानिक घोषित करते आए हैं। ठीक है, हमने अनुच्छेद 14 को ब्रॉडेंड व्यू देखा है, जब तक मनमानेपन के विरुद्ध बात चली। ठीक है, तब से बात यह आई कि विधायिका को ऐसी विधि बनानी ही नहीं चाहिए जिसमें मनमानेपन की कोई गुंजाइश हो। ठीक है, ऐसा बनाना ही नहीं चाहिए। उससे पहले वर्गीकरण चलता रहा, उससे पहले अनुच्छेद 14 का एक ही एस्पेक्ट समझा गया कि साहब विधि के समता लाने के लिए जो कुछ जरूरी है वो किया जाना चाहिए, और वो वर्गीकरण इसके माध्यम से समता लाने का प्रयास होता रहा। लेकिन ये देखा ही नहीं गया कि मुख्य बात तो यह कि विधि के समक्ष समता होगी, ये भी है मुख्य बात। और विधि के समक्ष समता ये तभी हो सकती है जबकि मनमानापन न हो। लेकिन ये लेटर स्टेज पर आया, और जब आ गया तो इसका मतलब यह हो गया कि अब मनमानेपन को संरक्षण देने वाला कानून न तो विधायिका द्वारा बनाया जाना चाहिए और न कार्यपालिका द्वारा मनमाने ढंग से काम किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों
अनुच्छेद 12 में मौजूद हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के लिए भी जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी है वो भी अनुच्छेद 12 की ही परिभाषा है। इसलिए आपका विधायिका और कार्यपालिका पर, दोनों पर यह दायित्व आया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए काम करें। तो ऐसी विधियां बनी जिनमें कार्यपालिका को काम करने की आजादी ये दी गई। अगर आप नहीं देंगे काम करने की आजादी, तो कार्यपालिका वो सब कैसे कर पाएगी जो उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में करना है। आय की असमानता दूर करनी है, यह निर्देश। तो जहां भी आय की असमानता हो वहां कार्यपालिका कुछ ऐसा करे जिससे आय की असमानता दूर हो। ठीक है, कार्यपालिका को, क्योंकि कार्यपालिका ही काम करेगी राज्य की ओर से, और राज्य को क्या करना है, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिले। तो सामाजिक न्याय सबको मिले, इसका मतलब जीविका के अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सबको मिले। और सबकी स्थितियां डिफरेंट हैं, सबकी स्थितियां एक जैसी नहीं है। और जब एक जैसी नहीं है तो काम करने की आजादी हमें कार्यपालिका को देनी पड़ेगी। मीनिंग देयर बाय राइट टू डिस्क्रिशन, ये हमें कार्यपालिका को देना ही होगा। इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है और उनके द्वारा जिस व्यवस्था का चिंतन किया गया वो कार्यपालिका को निर्मित करनी है, और उसका निर्माण कार्यपालिका को विवेक का अधिकार दिए बिना नहीं हो सकता। और कार्यपालिका को अधिकार देने का काम विधायिका करेगी। तो विधायिका कार्यपालिका को विवेक का अधिकार दे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विधायिका कार्यपालिका को जो अधिकार दे वो इस तरह ना दे कि कार्यपालिका उसका दुरुपयोग कर पाए, ये ना हो पाए। क्योंकि कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध कोई अपील, कोई रिवीजन ये होता नहीं। यद्यपि विधायिका ही न्यायपालिका को न्याय निर्णयन की शक्ति देगी, लेकिन जो न्यायिक अंग है उसके द्वारा जो न्याय निर्णयन किया जाएगा उसका अपील, रिवीजन, रिव्यू, बहुत सारी चीजें, तो वो चेकआउट हो जाएगा। लेकिन कार्यपालिका के कार्यों का कोई अपील या रिवीजन नहीं होता। और कार्यपालिका को भी विवेक की शक्ति देना ये जरूरी हो रहा। जैसे न्याय निर्णय में हमें विवेक की शक्ति देनी पड़ेगी कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास जो चाहे सो दे दें, लेकिन मृत्युदंड कब देंगे और आजीवन कारावास कब देंगे ये डिसाइडेड है। इसलिए सेशन जज वो गलती करेगा इसकी संभावना न्यूनतम है। पहली बात तो रेफरेंस ही जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर है, लेकिन वहां अपील, रिवीजन आदि से वो सारा मामला सुरक्षित है। कार्यपालिका के स्तर पर ये सारी चीजें नहीं होती। इसलिए विधायिका जब कार्यपालिका को राइट टू डिस्क्रिप्शन देती है तो अपेक्षित ये होता है कि कार्यपालिका को विवेक का अधिकार देते समय जो उच्चस्थ कार्यपालिकीय प्राधिकारी जैसे चीफ मिनिस्टर, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, इनमें विवेक का अधिकार निहित किया जाए, यह जरूरी होता है। क्योंकि ये ठीक है, यह भी देवता नहीं है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप लोगों से जैसे कुछ कहो आप उसे तुरंत देवता मान लेते हैं। बोले सुप्रीम कोर्ट, बोले देवता हो गया। जैसे बेवकूफों की पोस्टें आप पढ़ो तो बेवकूफ लिख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट कुछ कह देगा बस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और वो रीजन है तब तो बात ठीक है, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं होता। तो चीफ सेक्रेटरी या जो ये उच्च पदस्थ कार्यपालिकीय प्राधिकारी, यदि उनमें विधायिका ने शक्ति निहित की है विवेक की,
क्योंकि विवेक की शक्ति देना जरूरी है, वो नहीं देंगे आप तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी द्वारा निर्धारित जो उद्देश्य हैं राज्य व्यवस्था के वो प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए विवेक का हक देना ही होगा और जब आप वो देंगे तो उपयोग और दुरुपयोग दोनों की संभावनाएं होंगी। दुरुपयोग की संभावनाओं को न्यूनतम करने के लिए जरूरी यह है कि हम जो विवेक की शक्ति है वो कार्यपालिकी जो प्राधिकारी उच्चस्थ हैं उनको दें, क्योंकि उच्चस्थ जो कार्यपालिकी प्राधिकारी होंगे वो डायरेक्ट जनता के संपर्क में नहीं होंगे और इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा रहेगी कि वे बिना राग और द्वेष के अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। इस बात की संभावना ज्यादा होगी। यद्यपि हम इस आशंका को निर्मूल नहीं कर सकते कि उनके द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन हम जहां तक दुरुपयोग की संभावनाएं न्यूनतम कर पाए वहां तक हमें करनी चाहिए। इसलिए उच्चस्थ कार्यपालिकी प्राधिकारी उन्हें हम देंगे। जैसे केमियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी आप देते हैं तो बाल उड़ जाएंगे, ठीक है, चेहरे पे कुछ और झुर्रियां आ सकती, लेकिन अगर नहीं देंगे तो मर जाओगे कैंसर से, तो वो मजबूरी है। तो विवेक का अधिकार देना मजबूरी है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी उसमें वर्णित आदर्शों को लागू करना हो वो कार्यपालिका ही करेगी। तो विवेक का अधिकार देना मजबूरी है। हां, उसके दुरुपयोग को न्यूनतम कर देना ये या इसका प्रयास किया जा सकता है। यद्यपि आप कुछ भी कर लें तो भी दुरुपयोग की संभावना रहेगी, ये भी सही है, लेकिन मजबूरियों में फिर रास्ते निकाले जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ध्यान रखेंगे कि कम से कम हो जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि विधायिका को कार्यपालिकी प्राधिकारियों को विवेक का अधिकार देना ही है, मीनिंग देर में देना तो पड़ेगा ही, तो उन्हें कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड रखने चाहिए, जैसे कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षाएं अधिनियम में कर देनी चाहिए और यह लिख देना चाहिए अधिनियम में कि इस अधिनियम द्वारा दी गई विवेक की शक्ति का यदि इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो आप इस विवेक की शक्ति का इस्तेमाल तभी करेंगे जब विश्वास करने योग्य कारण मौजूद हों कि इस विवेक की शक्ति का उपयोग करने का अवसर आ गया है। ठीक है, जैसे अधिनियम में लिखा होता है कि यदि यह विश्वास करने का कारण है था आपके पास कि अमुक व्यक्ति आपके द्वारा निर्मित कृति थे, असली होने के भ्रम में पड़ सकता है, ठीक है, आपको विश्वास करने का कारण मौजूद था, कोई भ्रम में पड़ा या नहीं पड़ा इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो आपकी बदतमीजी को दंडित कर रहे हैं। आपने तो चीज की जो कॉपिंग है, अनुकृति है, वो ऐसी बनाई दी कि कोई असली होने के भ्रम में पड़ सकता था। तो आपने छल किया है, आपने कूट रचना की है, केवल आपके पास विश्वास करने का कारण है। विश्वास करने का कारण मीनिंग देयर बाय विश्वास करने का पर्याप्त हेतु था। तो ऐसे ही कार्यपालिकी प्राधिकारियों को जब आप शक्ति देंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि पहली बात तो आप उच्च पदस्थ कार्यपालिकी प्राधिकारियों को दें विवेक की शक्ति। दूसरी, आप सेफगार्ड्स रखें कि कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात ही आप विवेक की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, ताकि यह पता लग पाए कि क्या वाकई वो कारण मौजूद थे, आपने कारण अभिलिखित किए। तो सर्कमस्टांसेस ये बताएंगे ना कि वो कारण मौजूद थे या नहीं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस पर एविडेंस आएगा, उससे पता लग जाएगा कि आपके द्वारा किया गया शक्ति प्रयोग ठीक था या ठीक नहीं था, कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात। या आप इस विवेक की शक्ति का इस्तेमाल तभी करेंगे जब विश्वास करने के कारण मौजूद हों और कारणों को आप अभिलिखित कर देंगे। इस प्रकार की प्रक्रियात्मक सुरक्षाएं
अधिनियम में वर्णित करने के बाद ही क्या करना चाहिए, कार्यपालिका को विवेक की शक्ति देना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर कार्यपालिका जब विवेक की शक्ति का प्रयोग करेगी तो उसके वो विवेक की शक्ति नियंत्रित रहेगी और उसका ठीक उपयोग हो सकेगा। और यदि आपने प्रक्रियात्मक सुरक्षाएं स्वयं अधिनियम में नहीं ली है, ठीक है, तो फिर अधिनियम अनुच्छेद 14 के दुरुपयोग की या अनुच्छेद 14 के विपरीत व्यवस्था के निर्माण की संभावना को जन्म देता है और ऐसी दशा में यह अधिनियम शून्य माना जाएगा। भले ही विधायक कार्यपालिका ने अभी इस अधिनियम के अंतर्गत काम किया है या नहीं किया, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम देखेंगे कि क्या आपने अधिनियम में विवेकाधिकार देने के साथ विवेक के अधिकार के समुचित उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की है या नहीं, अर्थात उसमें विवेक के अधिकार के दुरुपयोग को निवारित करने वाले प्रोविजंस मौजूद हैं या नहीं। और ऐसे प्रोविजन कौन से होते हैं जो विवेक के अधिकार के दुरुपयोग को निवारित करें, तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं वो क्या कि आप उच्चस्थ कार्यपालिकीय प्राधिकारियों में विवेक की शक्ति को निहित करें, आप उसमें कारणों को अभिलिखित करने आदि की अपेक्षा करें। इसके साथ हो सके तो एक कार्यपालिकीय प्राधिकारी के विरुद्ध शिकायत का या अपील का अधिकार दूसरे कार्यपालिकीय प्राधिकारी को दें। आप उसमें ठीक है, आप उसमें पॉलिसी नीति यह वर्णित करें कि इस सेक्शन द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग किस लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा आय की असमानता को दूर करने के लिए अमुक काम करने की शक्ति कार्यपालिका को, तो पॉलिसी घोषित हो गई ना। अब आपका काम ऐसा नहीं हो सकता जिससे आय की असमानता पैदा हो, और अगर हो रही है तो आप एक्ट के विरोध में काम करना, ठीक है ना। उन्होंने कहा लोक हित में पुलिस किसी 5 लोगों को इकट्ठा होने से रोक सकती है, तो बात आ गई ना लोक हित में। आप निर्द्वंद थोड़ी हैं कि चाहे जब आप किसी को इकट्ठा होने से रोक दें, लोक हित, उससे लोक हित की साधना होनी चाहिए। और लोक हित का मतलब क्या होता है? लोक सुरक्षा, लोक शांति और लोक संरक्षा। इन 3 कामों में से एक काम हो रहा हो तब माना जाएगा कि लोकहित का सवाल था या लोकहित का सवाल नहीं था। ठीक है, आप अननेसेसरी गुंडागर्दी में 5 लोगों के पास थप्पड़ मार के भगा दिए, ये गलत, ठीक है ना। तो कोर्ट ने कहा कि विवेक का अधिकार देना मजबूरी है, देना पड़ेगा, दीजिए। लेकिन विवेक का अधिकार जब धरातलीय सत्य के रूप में उपयोग किया जाए तो वो अनुच्छेद 14 के दुरुपयोग की संभावना को न पैदा करें, इसके लिए एक्ट में प्रोसीजरल सेफगार्ड, पॉलिसी, ठीक है, और अपील रिवीजन अगर दिए जा सकते हो तो दिए जाएं, और साथ ही विवेक के अधिकार की शक्ति अगर उच्चस्थ प्राधिकारियों को दी जाए तो ज्यादा ठीक है। लेकिन मानो उच्चस्थ प्राधिकारी को नहीं दी, नीचे वाले को दे दी, लेकिन उसका अपील रिवीजन उच्चस्थ प्राधिकारी के पास है, या हमने ये कह दिया कि ये करेंगे तो, लेकिन अनुमति उनसे लेंगे। हमने कहा चीफ मिनिस्टर की परमिशन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकते हैं, तो चीफ मिनिस्टर से परमिशन लेनी होगी ना, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ वो करेंगे उसके प्रति चीफ मिनिस्टर की संस्तुति लेनी होगी। तो बात खत्म हो गई। आप कर भले ही दो, लेकिन रिकमेंडेशन लास्ट तो उन्हीं से आएगी। इस ढंग के प्रक्रियात्मक सेफगार्ड लेने चाहिए। और अगर एक्ट में ये नहीं है, या एक्ट में कुछ ऐसा है
जो मनमानेपन को बढ़ावा दे सकता है। तो फिर एक्ट को मनमानेपन के आधार पर शून्य किया जाएगा। जैसे एक अधिनियम पारित किया विधायिका ने आंध्र प्रदेश में, उसमें यह लिखा है कि कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किसी के घर की सर्च ले सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि जो संपत्ति के दस्तावेज जिन पर एक निश्चित दर से स्टैंप चाहिए, एक निश्चित दर से स्टैंप दे है, उतना स्टैंप दिया गया या नहीं दिया गया, इसको जांचने के पॉइंट ऑफ व्यू से घर की सर्च किसी समय ले सकते हैं और वहां जितने दस्तावेज पाए गए उन सबको, ठीक है, अपनी इंपाउंड की हिंदी देख लेंगे गूगल पर, जहां तक हमें याद आ रहा कि अपनी अभिरक्षा में ले सकते हैं सारे दस्तावेजों को। और उसके बाद सारे दस्तावेजों को अभिरक्षा में ले सकते हैं, तो इसके बाद जाहिर सी बात है कि जिन पर स्टैंप कम पाया जाएगा वो तो जब्त हो जाएंगे, शेष तो आपको वापस करने पड़ेंगे, शेष आप वापस कर देंगे। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने उन दस्तावेजों में से कोई बैंक में रख दिए, लोग लॉकर में रख देते, तो उनको अभिरक्षा में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये अधिनियम बना। कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले तो आप ये बता दें कि इन दो दस्तावेजों के बीच वर्गीकरण का आधार कि जो बैंक में है, ठीक है, उन्हें आप इंपाउंड नहीं करेंगे, ठीक है, और जो घर पे हैं वो इंपाउंड करेंगे। फिर दूसरी बात ये बता दें कि एक्ट में आपने ये कहा ही नहीं कि केवल वे दस्तावेज जिनके संबंध में आपका यह विश्वास है कि स्टैंप कम लगा हुआ, केवल वे ही आप कब्जे में लेंगे, उसके सब दस्तावेज आप कब्जे में क्यों लेंगे? ठीक है। और तीसरी बात, सर्च के लिए आप घर में घुसेंगे किसी के, और जब घर में घुसेंगे आप, ठीक है, व्यक्ति के हित पर लोकहित को महत्व दिया जाएगा, लेकिन आप घर में किसी के घुस रहे हैं तो कोई कारण आपके पास होना चाहिए तो आप किसी घर में घुसो। एक्ट में यह नहीं लिखा है कि यदि विश्वास करने के कारण मौजूद हों कि इन्होंने स्टैंप चुराया है, केवल तभी सर्च के उद्देश्य से आप इनके यहां प्रवेश करोगे, यह भी नहीं लिखा है। ठीक है, कि आपके पास विश्वास करने के कारण होने चाहिए कि इन्होंने स्टैंप चुराया है और तभी प्रवेश किया जा सके, यह भी नहीं लिखा है आपने एक्ट में। और चलो आप घर में घुस गए, आपने सर्च ले ली और सारे के सारे दस्तावेज सही पाए गए, सब एक एक बात ठीक पाई गई, तब आप क्या कंपनसेशन दोगे उसे? आप किसी घर में घुसे हो, ठीक है, अनावश्यक, तो उन्होंने कहा कि ठीक, चलो हम मान लेते हैं कि एक बात, एक सिद्धांत यह भी है कि कार्यपालिका किसी दुश्मनी थोड़ी है। इस आधार पर भी उन्होंने बहुत सारे अधिनियमों को संवैधानिक माना है। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि हम माने लेते हैं कार्यपालिका किसी दुश्मनी नहीं है, और कार्यपालिकीय प्राधिकारी अननेसेसरी किसी के घर में क्यों घुसेंगे, ये भी हम मानते हैं, लेकिन संभावना तो है डीएम साहब से आपकी लड़ाई हो गई, अक्सर होती है, जो सत्याग्रही होते उनकी रोज ही होती है। भाई अगर आप वकील को संरक्षण नहीं देंगे, मुंह बजाने को लोग चाहे जितना बजा लें, ठीक है, ये वकील का दुर्भाग्य है कि उसका वकील सबसे ज्यादा गाली उसी को देता है, और वो चोर महोदय जो पीठासीन होते हैं, अगर चोर हैं तो सारे नहीं भी हैं, बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे हैं भी, ठीक है, और ये मेरी स्वीकारोक्ति नहीं है।
अभी हमारे किसी न्यायिक अधिकारी इस बात हो रही थी तो पूछा त्रिपाठी जी आप क्या लगता है कितने % लोग भ्रष्ट होंगे न्यायपालिका? हमने कहा हमें ऐसा लगता है कि 30% यहां भ्रष्ट होंगे। बोले आप गलत हैं। बोले 50% तो हर कीमत पर भ्रष्ट है। बोले भ्रष्टता तो कई तरीके की है। हमने कहा साहब हम तो यहां के अंदाज से बता रहे हैं कि यहां जितने लोग भ्रष्ट हैं उनमें लगभग 30%, जितने अधिकारी तैनात हैं उनमें लगभग 30% भ्रष्ट हैं। तो बोले नहीं 50 से नीचे ये आंकड़ा किसी सूरत नहीं। बोले भ्रष्टाचार एक ऐसे भी है कि कुछ लोग यहां ईमानदार हैं, अगले स्टेशन बेईमान है, पिछले स्टेशन बेईमान थे, यहां ईमानदार हैं। कुछ ऐसे बोले 2 फाइलों ठीक से पैसे ले लिए, बाकी ईमानदार है, क्योंकि 2 बढ़िया मुकदमे फंस गए उनमें अपने हैं। बोले हर तरीके के बेईमान हैं। तो बेईमानी तो सभी जगहों पर है, ठीक है, लेकिन न्यूनतम सारी चीजों को किया जाए। तो उनका ये ठीक है कि हमने माना कि कार्यपालिका किसी घर में क्यों घुसेगी, लेकिन संभावना तो है, घुस तो सकती है। आप वकील को संरक्षण नहीं देंगे जिसका रोज झगड़ा न्यायपालिका से ही होता है। भाई झगड़ा तो रोज हमारा ही होगा, हम ही जाते हैं आपकी बात रखने, और वो अगर पैसे लिए बैठे तो आपके खिलाफ तो करेंगे ही, तब हम ही तो झगड़ेंगे उनसे। प्रत्यक्ष झगड़ा किसका होगा? आप वकील को संरक्षण नहीं देंगे तो कैसे लड़ेगा? ठीक है, उसका दुर्भाग्य है कि उसका वकील उसी को गाली देता है और उसकी बात सिर्फ उसका वकील कहता है, बाकी कोई नहीं कहता। हम ये नहीं कह रहे कि सारे वकील संपूर्ण क्षमता के साथ कहते ही हैं, भ्रष्ट भी होते हैं, लेकिन उसकी बात अगर कोई कहता है तो उसका वकील, इसके अलावा कोई नहीं, और वो उसी को सबसे ज्यादा गाली देता है, और जो सब उसके खिलाफ हैं उन सबकी प्रशंसा करता है। ये उसका दुर्भाग्य है, लेकिन हर जॉब के अपने अपने दुर्भाग्य हैं। इसका रोना भी क्या, ठीक है, इसका कोई रोना नहीं। तो जो सत्याग्रही है उसका तो डीएम से झगड़ा हो गई। तो अगर एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय की संभावना करने वाला को जन्म देने वाला अधिनियम है तो उसे शून्य किया जाना चाहिए। तो मनमानापन अगर अधिनियम में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर अधिनियम के मुताबिक काम किया जाए तो मनमानेपन से काम किए जाने की गुंजाइश है, तो भी अनुच्छेद 14 के विरोध में एक्ट माना जाएगा। यानी एक्ट सीधे सीधे मनमानापन कर रहा या वर्गीकरण या विधि के समक्ष असमानता को जन्म दे रहा, तब तो वो असंवैधानिक है ही अनुच्छेद 14 के आधार पर। लेकिन सीधे सीधे ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन उसमें जो प्रोविजंस हैं वो ऐसे हैं कि अगर उनका उपयोग हो तो मनमानापन हो सकता है, तो भी अधिनियम शून्य ही माना जाएगा 14 के मुताबिक। इसका उदाहरण ये स्टैंप एक्ट से संबंधित मामला है। एक एक्ट बना है, उसमें राज्य सरकार को अधिकृत किया कि राज्य सरकार किसी की भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी समय अधिग्रहित कर सकती है, उचित प्रतिकर देकर। तो प्रतिकर ये कोई बात नहीं होती। अरे मेरा मन, हम नहीं देना चाहते अपनी चीज, ये कौन सी बात हुई कि प्रतिकर ले लो? ठीक है, मेरा मन बोले हमारे पास शानदार घोड़ा है, भाई आप राजा महाराजाओं की कहानी सुनते हैं, उन्होंने कहा ये घोड़ा हमें चाहिए, कीमत तुम बोलो। हम बेचना ही नहीं है, क्यों बोले कीमत, हमें नहीं बेचना। तो हर चीज प्रतिकर तो नहीं हो सकती। हाँ ये ठीक है कि राज्य के नागरिक होने के नाते अगर राज्य हमसे कुछ अपेक्षा कर रहा है तो हमें उसे देना चाहिए, लेकिन राज्य की अपेक्षा किस लिए, यह भी तो महत्वपूर्ण है। राज्य की अपेक्षा राज्य के लिए है या राजा की अपेक्षा अपने लिए? क्योंकि
राज्य का प्रतिनिधि तो राजा ही है। राजा किसके लिए मांग रहा? राज्य के लिए या अपने लिए? अपने लिए मांग रहा तो हमारा दायित्व नहीं है। राज्य के लिए मांग रहा है, बिल्कुल मेरा दायित्व दे हम। और इसी आधार पर हम विभीषण को बहुत अच्छा आदमी मानते हैं। वो सबसे बड़ी आदमी है। रावण जैसे राजा का जो साथ दे वो नीच है। और हमारे किसी ग्रंथ ने रावण का साथ देने वालों को अच्छा नहीं कहा है, और हम उनसे बुद्धिमान नहीं हैं। किसी आर्य ग्रंथ ने न तो कुंभकर्ण को न मेघनाथ को किसी को अच्छा नहीं कहा है। ये सब दुष्ट लोग हैं, नीच लोग हैं। अकेला विभीषण ठीक है जो छोड़कर चल दिया है सारी चीज। चल ही देना चाहिए। वो राष्ट्रद्रोह नहीं कर रहा, राष्ट्रद्रोही ये हैं। और आप मूर्ख हैं, इसलिए आपको विभीषण का कृत्य राष्ट्रद्रोह से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। वो राष्ट्र को बचाने का प्रयास, उसी ने बचाया, उसी ने बचाया। लंका राम के अधीन नहीं हुई, लंका स्वतंत्र राज्य रही। उसके संसाधनों की रक्षा हुई। उसके संसाधनों का दुरुपयोग किसने किया? रावण ने। इसलिए रावण जैसे लोगों को छोड़ देना ही ठीक होता है, छोड़ ही देना चाहिए। तो सवाल यह है कि राज्य सरकार किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकती है फॉर व्हाट? अपने घर में उपयोग के लिए। हमने माना कि राज्य सरकार की किसी दुश्मनी नहीं, लेकिन संभावना तो है राज्य सरकार पॉलिटिकल लोग होंगे। भगवान राम तो राज्य सरकार में होंगे नहीं। और पॉलिटिकल वेंडेटा के आधार पर क्या नहीं होता, ये तो रोज ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, इवन जब हम लोग बिजली के लिए तरसते थे, उन दिनों भी सैफई और मैनपुरी में 24 घंटे बिजली आती थी। ठीक है, तो क्या होता है ये तो हम लोगों ने देखा ही है। तो इसलिए अगर ये संभव, आप लिखते क्यों नहीं अधिनियम में? आप लिखिए कि राज्य सरकार अमुक पर्पज से अगर उसे जरूरत है मूवेबल प्रॉपर्टी तो ले सकती। तो अधिनियम में आप कोई चीज रख नहीं रहे। एक अधिनियम उसमें यह कहा कि लेबर ट्रिब्यूनल जो कुछ डिसाइड करेगी, राज्य सरकार चाहे तो उस ट्रिब्यूनल के डिसीजन को एक अन्य एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पुनः एडजुडिकेशन के लिए भेज सकती है, पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना। भाई क्यों? अब कोई बात तो बताएंगे कि अगर ट्रिब्यूनल के डिसीजन में ये कमी है तो हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भेजेंगे। ठीक है, या दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर तो कम से कम दें। आप ऐसे ही जो डिसीजन चाहे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेज दें, तो जो जीता है ट्रिब्यूनल में, उसके लिए जीत का क्या मतलब रहा? वो तो जीता, तुमने फिर उसे मुकदमेबाजी में रख दिया। तो न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार की संभावनाओं को जन्म देने वाले अधिनियम यदि हैं तो उन्हें अनुच्छेद 14 के आधार पर मनमानेपन के प्रश्रय के कारण से शून्य घोषित किया जाएगा। और अगर अधिनियम स्वयं में ठीक है, लेकिन जो कार्यपालिकीय प्राधिकारी है उसने मनमानेपन से काम किया। जैसे नरगिस मिर्जा का केस है, उसमें क्या है? उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, उसे यह शक्ति है कि कोई एयर होस्टेस, उसे वो 45 साल तक नौकरी में रख सकते हैं और बाकी सबको 35 साल पर रिटायर कर देंगे। तो 45 तक जिसको आप एक्सटेंशन दोगे, क्यों? कोई कारण तो होना चाहिए। आप ये कहो कि भाई बहुत अच्छी सर्विस उसने दी इसलिए, कोई तो बताएंगे। ये निरंकुश, जिसे चाहे 45 कब तक कर दो, जिसे चाहे 35, तो अधिनियम शून्य। अब अधिनियम ठीक है, अधिनियम तो यह कहता है कि कोई फिल्म जो शिक्षाप्रद है, ये जो भारत की संस्कृति और इतिहास से परिचित कराती है, उसे टैक्स फ्री किया जा सकता है। राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकारों ने गांधी फिल्म को किया, बहुत सारी फिल्मों को करते हैं।
लेकिन एक फिल्म के सैकड़ों प्रिंट तैयार होते हैं। अगर सैकड़ों प्रिंट नहीं होंगे तो वो शाहजहांपुर में भी चलती है, वो तमिलनाडु में भी चलती है, चले कैसे? अब सेंसर बोर्ड का कानून ठीक है, आपने क्या किया, सिर्फ 20 प्रिंट टैक्स फ्री कर दिया और बाकी टैक्स फ्री किए ही नहीं। कारण बोले, कारण कुछ नहीं, कारण कोई नहीं। तो इस ढंग की जो स्थिति है, ये भाई का है, ठीक है। और इसी में से उन्होंने क्या निकाला कि अगर अधिनियम के बारे में माना क्या जाएगा, वो समानता का पोषक है, इसीलिए उन्होंने व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने से पूर्व राइट टू हियरिंग ये रखी, ठीक है ना। तो अधिनियम स्वयं में ठीक है, लेकिन उसके भीतर जो काम किया गया वो गलत है। आज राज्य सबसे बड़े सेवा योजक के रूप में सामने आया है, ठीक है। राज्य आज की तिथि पर, आज की डेट पर क्या करता है, ठेके देता है लोगों को, राज्य नौकरियां दे रहा है, राज्य बहुत सारी चीजें दे रहा है। इनमें अगर आपने एक बार आपने तय किया कि अमुक व्यक्ति को हम ठेका देंगे और फिर शर्तों में बदलाव कर दिया, या वायवा, ठीक है, इसमें आपने अब विभिन्न नौकरियों में इंटरव्यू है, तो यह भी कहना है कोर्ट का कि इंटरव्यू में आप इतने नंबर नहीं रखेंगे कि इंटरव्यू के आधार पर ही कोई नौकरी पा जाए। हालांकि जब आप इस संबंध में केस ला पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, बिल्कुल कतई क्लियर, कि कोर्ट भी इस मामले में बहुत साफ सुथरा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इंटरव्यू में भी मनमानापन हो सकता है। इस विषय पर ठीक है, विधि कहती है कि इंटरव्यू होना चाहिए और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इंटरव्यू जरूरी भी है, ये भी ठीक है। लेकिन कोर्ट का जो प्रारंभिक, ठीक है, अजम्पशन है वो क्या है कि अगर आप स्कूल में एडमिशन दे रहे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दे रहे हो, तो इंटरव्यू के नंबर बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का जो व्यक्तित्व है वो विकसित हो रहा है, वो विकसित व्यक्तित्व नहीं है, उसका विकास चल रहा है। तो वहां एक विकसित पर्सनालिटी आपको कैसे मिल जाएगी? हाँ, ये ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि किसी का ज्यादा अच्छा है, किसी का थोड़ा कम अच्छा है, तो कायदा तो ये कहता है जिसका थोड़ा कम अच्छा है उसे और भी ज्यादा संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो, आप इंटरव्यू में या वाइवा में नंबर रखो, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन के समय आप कम रखो। नौकरी, इसमें इंटरव्यू के नंबर अधिक हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी इंटरव्यू के नंबर अधिक रखते समय आपको नेचर ऑफ द जॉब देखना पड़ेगा। जैसे टीचर की जॉब है, ठीक है, जज की जॉब है, ठीक है। अब इनकम टैक्स के सर्वेयर की जॉब और टीचर की जॉब, इसमें फर्क है। टीचर की जॉब में जो जा रहा है उसे बोलने का तरीका आना चाहिए, नहीं तो वो कैसे समझाएगा। तो अलग अलग नौकरियों में अलग अलग होने चाहिए, ये कोर्ट का प्रारंभिक व्यू है। और अशोक यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उसमें यह माना कि जुडिशरी में 25% तक इंटरव्यू में नंबर रखे जाते, लेकिन रफीकुद्दीन में मान लिया 33%। तो हमें जो समझ में आया केस ला पढ़ के कि जब इनके अपने चहेते इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देकर सेलेक्ट कर दिए गए, तो इन्होंने कह दिया कि वो तो साहब 33 होना चाहिए और 35 होना चाहिए, वो भी खराब नहीं है। और जब नहीं हुआ तो कह दिया कि नहीं साहब 25% होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक
जो बात उभर कर आई है वो 2-3 बातें कि विद्यार्थियों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रवेश देते समय इंटरव्यू के कम नंबर, नौकरियों में ज्यादा होने चाहिए, फिर नेचर ऑफ जॉब को देखना चाहिए, और स्पेशली जुडिशरी में अशोक यादव और स्टेट ऑफ हरियाणा है उसमें 25% माना है, और रफीकुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश उसमें 33% माना है। अब ये वेरिएशन क्यों है, इसके पीछे हमें कोई पवित्र कारण नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी जो है सो है। तीसरा, जहां आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे मायावती आई थी तो उन्होंने सारे सरकारी वकीलों को हटा दिया था बिना किसी कारण, तो ये मनमाना कृत्य माना गया और सारे सरकारी वकीलों को फिर से रख दिया गया। क्यों हटाया आपने? आप कुछ तो बताएंगे। इनने ठीक से पैरवी नहीं की, ये आपके द्वारा नियुक्त तो नहीं है, आपके कार्यकर्ता नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो चूंकि राज्य सबसे बड़ा सेवा योजक है तो अपने अधीन जो सेवाएं हैं उसमें भी राज्य मनमानेपन से काम नहीं कर सकता। यह भी आज की तिथि पर एक व्यवस्था उभरी है, और राज्य नहीं कर सकता, राज्य का जो कार्यपालिकी अंग है वो नहीं कर सकता, इसे इसी रूप में समझना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह ठीक है कि राज्य अपनी इकाइयों का डिसइन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो हानिकर इकाइयां हैं या जो अधिक लाभ में चल सकती है। नौकरी देने के लिए राज्य की संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ है, राज्य के नागरिकों को सुविधा देने के लिए राज्य की संपत्ति का निर्माण हुआ है। हालांकि कॉन्सेप्ट कुछ मूर्खों ने ऐसे ही विकसित कर दिया। बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं आ रहे, स्कूल बंद कर दो, बोले वो तो टीचरों को नौकरी चली जाएगी। तो क्या टीचरों को नौकरी देने के लिए स्कूल खोले गए या बच्चों को पढ़ाने के लिए? दोनों बातों में से कौन सी बात? खैर, तो कोर्ट ने इस बात को माना है कि नौकरी जा रही तो जाए, अगर घाटे की इंडस्ट्रीज हैं राज्य की तो उन्हें बेचा जा सकता है, लेकिन मनमानेपन से नहीं। ठीक है, राज्य का कार्यपालिका अंग वही तो बेचेगा, और बेचना नहीं उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जाए? मनमानेपन से, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 का विरोध है। तो बाल्को वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने बताया है कि आप एक फिक्स प्राइस रखिए कि इससे नीचे नहीं बेचा जाएगा, अगर इससे नीचे बोली नहीं लगती है तो नहीं बेचा जाएगा। दूसरे, उसका पर्याप्त प्रचार करिए और नीलामी के द्वारा उसे बेचिए, यह तरीका होना चाहिए। इसके अलावा आपने कोई तरीका अपनाया तो वो मनमाना ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से आज हम देखते हैं तो ईपी रोयप्पा, जिसमें मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 14 का भाग मान लिया, इसके उपयोग के माध्यम से मनमानेपन के विरुद्ध जो सिद्धांत है उसके माध्यम से जो कार्यपालिकी अंग अर्थात सरकार है, इसको नियंत्रित करने का काम भी किया जा रहा है। यह मॉडर्न उपयोग है अनुच्छेद 14 का, यह मनमानेपन के विरुद्ध सिद्धांत का, यह आधुनिक उपयोग है, और ये तीनों दशाओं में उपयोग किया जा रहा है। अर्थात इस सिद्धांत के आधार पर अगर मनमानेपन की संभावना स्वयं में अंतर्निहित करने वाला कोई विधेयक या कोई विधि विधायिका द्वारा बनाई गई तो उसे शून्य कर रहा है। विधि अपने में ठीक है, लेकिन कार्यपालिकी अंग ने मनमानेपन से काम लिया है। जैसे राज्य सरकार कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकती, इस ढंग का काम है, तो भी उसे शून्य घोषित कर रहा है। और तीसरा, अगर राज्य मनमानेपन से कोई काम कर ही दे रहा है तो उस काम को भी शून्य घोषित कर रहा है। यह अनुच्छेद 14 के माध्यम से कार्यपालिकी अंग को नियंत्रित करने का आधुनिक प्रयास। कल हम लोग अनुच्छेद 15 शुरुआत करेंगे, देखेंगे।